अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 21 करने जा रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 21 करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा उन्वान या टॉपिक जो होंगे वो होंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात। अच्छा, आबो हवा से मुराद इन्वायरमेंट है, माहौल है। तो हर लिहाज से जो पाकिस्तान को 4 खित्तों में जो डिवाइड किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन से इंसानी ज़िंदगी पर असरात होते हैं और हम लोग का रहन सहन कैसा होता है जहाँ हम जिस इलाके पर बैठे हुए होते हैं या रह रहे हैं। तो उससे इसको समझने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने पिछले लेक्चर में अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो की थी क्लाइमेटिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तानी के आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के खित्ते, जो 4 मेजर खित्ते हैं जिसमें पाकिस्तान को तकसीम किया हुआ है, जिसमें हम लोग माउंटेन्स पहाड़ी इलाके, प्लेटू सतह मुर्तफ़ा पठार के इलाके, फिर प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाके, और फिर जो हम लोग साहिली और रेगिस्तानी इलाकों में आते हैं, उनके लिहाज से जो आबो हवा का तनासब जो चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है हर इलाका जात की वजह से। और इसी लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जो 4 सीज़न्स आते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अगर ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के लेक्चर के हिसाब से आपके पास जो मेजर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं। अब वो इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात तो मुंतखब होते ही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसका असर रहता है। अब असर किस लिहाज से, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो क्लाइमेट जो होता है, आबो हवा जो है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर नहीं, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी मुकाम पे आप चले जाएँ तो वो असरअंदाज करता ही करता है, ठीक है ना। क्योंकि हर माहौल हर लिहाज से हर जगह के हिसाब से अलग है। इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी फिर डिफरेंट हो जाती हैं हर माहौल के हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से। इसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है, कल्चरली पड़ता है, पॉलिटिकली पड़ता है और इकोनॉमिकल भी पड़ता है। अच्छा, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, अच्छा इकोनॉमिक का मतलब जो है वो नेशनलाइज है, और इकोनॉमिकल का मतलब होता है इंटरनेशनल, बैनुल-अक़वामी लिहाज से, कि वो किस तरह से लोग टूरिज़म में आते हैं या नहीं आते हैं, कौन सा सामान आता है या नहीं आता है। ये एक्टिविटीज़ भी बड़े मायने रखती है किसी मुल्क के हिसाब से। और इकोनॉमिक जो अंदरूनी होती हैं, जैसे अंदरूनी ट्रांसपोर्ट होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, राब्तों का निज़ाम होता है, ज़राए इब्लाग का निज़ाम जो होता है, वो भी हम लोग इकोनॉमिक में रखते हैं, ठीक है। तो ये वो डिपेंड करती हैं इस तरह से कि क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से माहौल तब्दील हो रहा है, आबो हवा के असरात किस तरह से पड़ते हैं, हम उसको अब डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो इंसानी ज़िंदगी पर अलग तरीके से अलग मुकाम पर, जैसे अगर प्लेन एरियाज़ की बात की जाए यानी कि मैदानी इलाकों में, तो यहाँ पे गर्मियों के वक्त गर्मियाँ होती हैं और सर्दी के वक्त सर्दी ही रहती है ज़्यादातर, ठीक है। जैसे पंजाब के और सिंध के बेशतर इलाके प्लेन एरियाज़ में आते हैं। अच्छा, तो क्लाइमेटिकल जो चेंज है, आबो हवा का जो असर है वो सिर्फ इंसान पे नहीं पड़ रहा, वहाँ की फसलें, वहाँ की सब्ज़ियाँ, वहाँ के फल हर मुकाम के हिसाब से अलग अलग तरीके से उगाए जाते हैं या उगते हैं। और यही वो चीज़ें होती हैं जिसका मेन जो रीज़न बनता है वो क्या होते हैं, आपके रिवर्स, दरियाओं का निसाब। अच्छा, दरिया जो है पंजाब के हिसाब से 5 है और सिंध के हिसाब से 1 है। प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा, पंज आब, तो 5 पंज आब, 5 दरिया, सिंध 1 दरिया सिंध। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपकी ज़मीन जो फर्टाइल होती है, ज़रख़ेज़ होती है, उसका भी एक अलग तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि हर दरिया की, 2 दरियाओं की ज़मीन की जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम दोआब बोलते हैं, और दोआब के हिसाब से जहाँ पे जो मिट्टी का निसाब होता है, जैसे भंगार मिट्टी होती है, खद्दर मिट्टी होती है, तो वो हिसाब करती है कहीं ना कहीं माहौल के हिसाब से चेंज, ठीक है, तब्दील करती है। अब एक जगह जहाँ पंजाब का इलाका आता है तो वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको जो फसलों का निज़ाम होगा वो भी ज़्यादा ही मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ काश्तकारी का निज़ाम, जैसे पाकिस्तान की अगर 27% देखा जाए, 27% अगर हम लोग ज़रात के हिसाब से देख रहे हैं अपने मुल्क को, तो उसका तकरीबन 17 से 18% हिस्सा सिर्फ पंजाब में है। क्यों? क्योंकि दरिया जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे एग्रीकल्चर निज़ाम भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ भी वहीं से अपना सामान मंगवाती हैं या मटेरियल मंगवाती हैं, या वहीं इंडस्ट्रीज़ अपने आप को बिल्टअप करती हैं, ठीक है, यही एक है। लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ आपको समंदर के किनारे पे मिलेगी। इसके 2 वजूहत जब आगे चल के एनवायरमेंटल पोल्यूशन में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का निज़ाम जब चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज हो रही है इलाके जात की वजह से, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से हो रही है कि जहाँ पे ज़रात का निज़ाम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो इंटरनेशनल भी दिखेंगी और
नेशनल भी दिखेंगी। नेशनल पहले अपने आप को देखेंगे और फिर इंटरनेशनल को। लेकिन पाकिस्तान में पता है बच्चों आप लोगों को ज़रा उल्टा है, पहले हम इंटरनेशनल को देखते हैं फिर नेशनल को देखते हैं। तो हमारे पास जितना हमारा ज़रात का निज़ाम होता है, जो अच्छा चावल होता है, अच्छा गेहूँ होता है, वो सारा बाहर निकल जाता है। अब मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को एक समझाने के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो मैदानी इलाकों में वो सबसे ज़्यादा जो कम होती है चीज़, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा होती है, मगर वो बहुत कम होती है, वो है बारिश। अच्छा, क्योंकि हम लोग टीवी पे बहुत ज़्यादा नोट कर रहे होते हैं कि बारिश हो गई, बारिश हो गई, तो बारिश का निसाब वहाँ पर जैसे एक दफ़ा हो गई गरज चमक के साथ, जिसको हम मानसून रेंज भी बोलते हैं, जो अभी हर समर के महीनों में आता है। और आपने अगर नोट करा होगा, यही वो निसाब होता है कि जहाँ पर हमारे दरियाओं का जो लेवल होता है, पानी का जो लेवल होता है, वो बढ़ता है और अंडरग्राउंड चैनल्स भी बढ़ जाते हैं। अगर उस वक्त के हिसाब से हम लोग एक चीज़ बना लें, वो है डैम्स, तो हमारे पास पानी की शॉर्टेज ना हो। क्योंकि अगर पानी अगर ज़मीन में बैठ गया तो ज़मीन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाती है। और अगर दरियाओं का निसाब अगर बढ़ गया तो पानी को हमें बहा के सीधा समंदर में गिराना ही पड़ता है, क्योंकि पानी अगर ठहरा रहा तो तालाब बन जाएगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा देख के करना पड़ता है काम। लेकिन पंजाब और सिंध के निसाब में अगर देखा जाए तो इस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, वो अब जाके हो रही है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। जब लोगों को पता नहीं है, वैसे ही पता नहीं होता, तो हमारे पास तो डैम्स भी नहीं है। सब बोलते हैं बंद है, बंद का क्या करेंगे, कैनाल सिस्टम का क्या करेंगे। असल होते हैं डैम्स बेटा, जब आपको पानी स्टोर होता है, टंकी होती है, आपके 3 दिन चल जाए तो वो काफ़ी है ना, समझो इस बात को बेटा। तो ये वो चीज़ें होती है कि जहाँ पर हम लोग को देखना पड़ता है। अब इसका असर कहाँ पे हो रहा है, इंसानी असर वहाँ पर हो रहा है। अगर आप नोट करो, मैंने आपको बताया खानों पे, रहने पे, आपका सबसे अहम चीज़ इस्तेमाल करने पे, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं रुझान चेंज हो रहा है। अब मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको पंजाब में मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। तो अब आप नोट करो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। बेहतर है, लेकिन एक इलाके में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, लाहौर में, मुल्तान में, यहाँ पे हम लोग को दिख गए। बाकी सारे, एक मिसाल दे रहा हूँ, पूरे घर को आपने सुधारना है, आपने एक दरवाजे की सिर्फ एक कील को सुधार दिया, तो ये कोई नहीं है, ये कोई आपने बड़ा काम नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन कोई बड़ा काम अब तक किया नहीं है, ठीक है ना। अभी हमारे पास 1970 की गाड़ियाँ चल रही हैं, 1990 की गाड़ियाँ चल रही हैं, सॉरी मैं तो फिर भी ज़रा जदीद बात कर रहा हूँ ना, तो 1940 की भी चल रही है, 1920 की भी चल रही हैं। तो ये एक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग को अब सुधार करना चाहिए, लेकिन हम सुधरने वाले हैं नहीं। और फिर आपको पता है, ये जब पॉपुलेशन बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम सही ना हो, कम्युनिकेशन का निज़ाम सही ना हो, तो पॉपुलेशन रेट बढ़ जाता है। नहीं, पॉपुलेशन रेट तो बढ़ ही रहा है, पोल्यूशन रेट भी बढ़ रहा है। जब पोल्यूशन रेट बढ़ रहा है तो आप समझ लो कि आलूदगी जितनी बढ़ती चलेगी तो आपके किस पर असर करेगी, आबोहवा पे। तो गर्मी का तनासुब बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाता है, फिर वहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, और जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो वहाँ पे बारिश का निसाब कम हो जाता है। तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, फिर पौधे लगाने चाहिए, प्लांट्स, वो भी नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैकफायर कर देती हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि हम लोग उसके लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो ये वजह है, वरना दूसरे ममालिक में तो सही बदतर हालात हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज़ जो आते हैं, जैसे अगर आपके देखो अब ये पहाड़ी इलाकों की तरफ आ गए, तो ये पे 1000 और मीटर्स के ऊपर है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सी लेवल के हिसाब से हमारा जो आखिरी पहाड़ है वो 4780 पर है, मीटर्स पर। और मैं लंबाई के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हाइट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि कितना हो जाता है। और बहुत ऊँची पहाड़ियाँ हैं, या कोई मामूली पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको लोएस्ट मिलता है, ठीक है ना। कोल्ड विंटर में ज़्यादा होता है, गर्मियों भी यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट तकरीबन 0 पे चल रहा होता है। तकरीबन, ये नहीं कहूँगा कि 1 या 2, सूरज निकलता है, मगर यहाँ पे जो आबो हवा है, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक लिहाज से फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है। तो ये एक है। अच्छा, यहाँ पे स्नो जो है, यानी कि स्नोफॉल जो है वो फ्रीक्वेंटली होती रहती है विंटर में, ठीक है ना। विंटर में बहुत ज़्यादा होती है, गर्मियों में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उस वक्त पानी सारा बह रहा होता है, बर्फ़ पिघल रही होती है, जो मैंने प्लेन एरियाज़ का आपको बताया भी। यहाँ पे फूड आइटम स्टोर आपको खुद करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको पहाड़ी इलाकों में आपको तो पहली बात है कोई घर इतने मिलेंगे नहीं ना, स्टोर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा सेट करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे जो खाने का निसाब होता है वो ज़्यादातर गोश्त है। गोश्त इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ नियम से उगती नहीं है। खुश्क मेवे, ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कैटल्स पर होती है। हाँ, कैटल्स, अब मैं कैटल्स आपको समझाऊँ तो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि यहाँ पर एक अल्फाज हैं उर्दू के जो सही हैं, एक खच्चर है और एक गधे हैं,
जो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से आते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे आपको गाड़ी आसमान पे चढ़ती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो इसमें ढलान होती है, जब ढलान होगी तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियाँ नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह याद रखना, ये तरह एक होता है जो लोग समझ नहीं पाते। और स्नोफॉल ज़्यादा है। अच्छा, तो अब गर्मियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ के इलाकों में आपके पास थोड़े थोड़े जो आबशार होते हैं छोटे बहुत, वो मिलना शुरू हो जाते हैं। पानी का जो आपका एक वेल्स होती हैं वो छोटी मिलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो असर होता है गर्मियों के दौरान वो बर्फ़ पिघलने का असर होता है। और जहाँ पर फार्मिंग का थोड़ा बहुत निसाब चलना शुरू होता है, थोड़ा बिल्कुल मानियर सा, यानी कि 3 to 2% होता है, 2 to 3% है यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहाड़ों पे आप इतनी आराम से काश्तकारी नहीं कर सकते। अच्छा, फ्रूट जो है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं, और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत कम होगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत कम होंगी इंटरनली नेशनलाइज के हिसाब से। अच्छा, माउंटेन एरियाज़ पे आपको इतनी पॉपुलेशन भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको मिनरल्स बड़े रिजर्व मिलते हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किए हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, आपके पास कोल हो गया, आपके पास सबसे अहम चीज़ जो आती है फॉरेस्ट, वो भी आपका उसी में आता है क्योंकि फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको लोग जो वो हार्ड वर्किंग मिलेंगे और बड़े ठोस मिलेंगे, मजबूत मिलेंगे। और यहाँ पे टूरिज़्म का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा है। तो टूरिज़्म का सीन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ देखने आते हैं, लेकिन हम लोग तो मरी, अयूब या नथिया कली वगैरह के इलाकों में तो सिर्फ तफरियाँ करने जाते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो बाकायदा रिसर्च भी करते हैं इन चीज़ों पे, तो वो हमारा निसाब अलग है, तो मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। अच्छा, डेजर्ट एरियाज। अच्छा पाकिस्तान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं यहाँ पे दिन के वक्त आतंक गर्मी है, गर्मी का निसाब बहुत ही ज़्यादा है। खुश्क इलाके होते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपको पानी भी नहीं मिलेगा। जबकि अगर देखा जाए दूसरे मालिक के हिसाब से तो यहाँ पर दिन में जितनी गर्मी है रात में उतनी सर्दी है। अब ये अल्लाह की कुदरत है। और यहाँ पे हीट वेव्स दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती हैं, इंडस्ट्री स्टॉर्म्स भी होते हैं, जैसे हम समझ गए होंगे, जो आपके रेतली तूफ़ान जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक है, हवा के झोंके भी बहुत तेज़ी से गुजरते हैं। अच्छा, तो पंजाब और सिंध के इलाकों में डेजर्ट एरिया से आपको पता है ना, थल का और आपका चोलिस्तान का इलाका पूरा यहाँ पर आता है, क्योंकि हम लोग राजस्थान से कनेक्टेड हैं, इंडिया का वो भी पूरा रेगिस्तान का इलाका है। तो ये वो चीज़ें, यहाँ पे आपको पानी का निसाब बहुत ही कम ना होने के बराबर, वेल्स मिल गई तो मिल गई। लेकिन यहाँ पे आपको जो कपड़े होंगे वो माहौल के हिसाब से देखने पड़ते हैं। समर के वक्त आप थिन कपड़े पहनते हैं, विंटर के हिसाब से थिक कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े। और आपके पास जो खाने का निसाब है वो दोनों है, वेजिटेबल्स भी है, मीट्स भी है, फ्रूट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, वाटरी वेट फ्रूट्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मयसर हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पर खाई जाती चीज़ें वो शीप और गोट है। अच्छा हाँ, ये है हकीकत है, अगर आप कराची में हैं तो आपको ज़्यादातर गोश्त ही मिलता है हर चौराहे पे, चाहे वो मछली का हो, चाहे वो बकरे का हो, बकरी का, बड़े का हो, छोटे का, वो आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर ये है क्योंकि हम लोग अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ज़्यादातर गोश्त अब ये बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा सब्जियाँ खाई जाती हैं, हम लोग गोश्त खाते हैं। तो ये अजीब सा ही माहौल है, तो वो आप समझ गए होंगे। अच्छा, बलूचिस्तान में एक सबसे अहम मुकाम आते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है। जैसे बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में अगर मैं दो इलाके बोलूँ, जैकाबाद और सिब्बी का इलाका, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये मिड एरियाज़ के इलाकों में आता है। और यहाँ पे आपको पूरा ड्राई लैंड मिलेगा। वो रीज़न ये है कि यहाँ पे गर्मी का तनासुब 58 डिग्री सेल्सियस पे जा चुका है। हमारी किताबों में तो अब तक सिर्फ 50 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन 58 तक जा पहुँचा है। लेकिन ये वो चीज़ें जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि लोगों का जो मेयार होता है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको आबादी इतनी नहीं मिलेगी। अच्छा, स्नोफॉल कुछ एरियाज़ में बलूचिस्तान के आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ इलाके टकराते हैं। तोबा कक्कर का इलाका है, चगाई का इलाका है, ये जो इलाके हैं मकरान के ऊपर के हिस्से के, ये सारे के सारे जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको स्नोफॉल मिलती है। अल्लाह की कुदरत है, वैसे तो ये ड्राई लैंड्स हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्नोफॉल आपको मिलती है। और यही वो रिजर्व्स होते हैं कि जहाँ पर बर्फ़ पिघलने के बाद बलूचिस्तान में कुछ पानी का निसाब आता है, वरना तो वहाँ ना कोई दरिया हैं ना नहरें इतनी हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो बलूचिस्तान तो बिल्कुल ही होता जा रहा है, तो मैं उसको भी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि फिर कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है ना। अच्छा, तो फिर वाटर स्टोर्ड डेल्स एंड स्मॉल रिवर्स, ये आपको समझ में आता होगी। लेक्स, नहरें हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन अब जो स्ट्रीम्स जो होती हैं, सीजनल स्ट्रीम्स जो होती हैं, आबशार जो होते हैं, वो पानी के हिसाब से हम लोग कैनाल सिस्टम बना लेते हैं, बंद बना लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर
हम उसको जमा कर इस्तेमाल करते हैं। अब हैरानी की बात है, हम लोग 21वीं सदी में और हमारे पास डैम्स नहीं हैं। हम लोग अभी भी वही गारों वाली, पता नहीं कब सुधरेंगे, पता नहीं सुधरेंगे भी नहीं सुधरेंगे, पता नहीं कब वो ऐसा एक वक्त आएगा कि जब सुधर जाएं। अच्छा, फिर एक बात आती है कि अंडरग्राउंड चैनल्स। अच्छा, अंडरग्राउंड चैनल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये करेज कहलाते हैं। और करेज का मुकाम जो होता है ज़्यादातर आपको पंजाब में मिलता है, लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर आपको बलूचिस्तान में भी मिलेगा। और ये आबशार के नुमा में होता है। ये अंडरग्राउंड से पानी निकलता हुआ बहता पानी आ रहा होता है, जहाँ पे आपको पूरा एक तालाब बना हुआ दिख रहा होता है। ज़्यादातर आपने माजर कुछ फिल्मों में भी देखा होगा कि ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे तालाब बना हुआ होता है। तो ये है, मगर चलें वो भी एक अलग बात है। फिर आपके पास आती है कि पानी का निसाब जो होता है। अच्छा, यहाँ पर जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो गर्मी का तनासुब ज़्यादा है, तो यहाँ पर जितने भी आपके एवाप्रेशन होती है तो उससे लिहाज से ज़मीन जो है वो उबल भी रही होती है। अब ये एक ऐसा अल्फाज हैं जो समझाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर फार्मिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे खुश्की का निसाब बढ़ जाएगा। क्योंकि खुश्की बढ़ जाएगी, पानी आपके पास है नहीं, तो आप कैसे यहाँ पे काश्तकारी करोगे। ये एक मसला। लोगों की इनकम का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनका जो कारोबार होता है वो ज़्यादातर कैटल्स पर है, शीप गोट्स वगैरह पर। और ज़्यादातर जो उनका जो ट्रैवलिंग होती है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पर होती है, जैसे डोंकी हो गया, खच्चर। तो ये एक ऐसा है कि जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, लेकिन ये क्योंकि पहाड़ों पे बेटा आप नहीं चढ़ा सकते गाड़ी, इतनी आराम से चला नहीं पाओगे, उसके लिए आपको एक सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले भी समझाया था कि पहाड़ों पे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं, भागते हुए नहीं चढ़ सकते। हम लोग ढलान है, फिसल गए, मौत पक्की। तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर जो बलूचिस्तान का इलाका है वो ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा रिच है, इसमें कोई शक नहीं है। मिनरल्स भी यहाँ पे आपको बहुत मिलते हैं, जैसे गैस हो गया सबसे अहम चीज़। अब ऑयल भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। गोल्ड भी मिला है, ये भी नहीं पता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ हम लोगों को कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, वो छुपा ही रहे, लोगों को एहसास ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं करना कि हमारे मुल्क में है क्या क्या। तो इसलिए फिर घर की चीज़ों का पता नहीं होता अब तो, कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी है। तो ये वही अलमिया मुल्क के साथ भी हो रहा है। तो अब अगर आप नोट कर रहे हो तो सोर्सेज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब लोकल रिसोर्स के मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह हमें वो चीज़ अगर मिल गई तो मिल गई, वरना तो नहीं मिलेगी। इसलिए इंटरनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना लाजमी है। पाकिस्तान में नहीं चलेगी तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचा नहीं पाएंगे। और यही वो ख़तरनाक चीज़ होती है कि जहाँ पर हम लोग अपनी चीज़ों को खुद पीछे बैकफायर कर रहे होते हैं। जब बैकफायर कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि हमारी चीज़ों को किस वक्त किस मुकाम पे कितनी देर में पहुँचाना है। ड्राइवर्स हमारे पास बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम अगर नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या उस ड्राइवर का, उस ट्रांसपोर्टेशन का क्या फ़ायदा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने आहिस्ता आहिस्ता देखनी है, समझनी है। और आपको भी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंटल जो पूरा रुझान है वो हर लिहाज से हर मुकाम पे डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट इसलिए क्योंकि हम लोग अब 21वीं सदी में हैं, 21st सेंचुरी में, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे। वैसे जा पा रहे क्योंकि हमारे लोगों को एहसास भी नहीं है, ना लोगों को पता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ फ़ौरन समझ में आ गई तो वो भी शेयर करें, कमेंट करें। और उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है, जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।